अपादान से, अपादान से ब्रैकेट में लिखिए जरूर सेपरेशन, अलग होना, ब्रैकेट में लिखिए सेपरेशन, अलग होना, ठीक है। नेक्स्ट, अपादान के बाद आता है संबंध, बच्चे सीधे अधिकरण ले आते, संबंध, का की के रा री रे, लिख लीजिए का की के रा री रे, का की के रा री रे, संबंध। और अधिकरण है में पर, में पर, ठीक है साहब। बहुत फेमस क्वेश्चन कारक के बनते हैं, जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। उसकी जो डेफिनेशन वहां पे दिया है वो डेफिनेशन छोड़ दीजिए, वो डेफिनेशन से मतलब नहीं है, आपको समझ में आएगा। बस तुमको वर्ड पकड़ना है। कौन से वर्ड पकड़ने हैं? इधर साइड के जो दिया हुआ है चिन्ह, ठीक है। हो गया, सबने नोट कर लिए? चलिए अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, सबसे एक करके दो के नाम समझते हैं। सबसे पहले कारक है ने, तो ने में है सिंपल, राम ने मारा, ठीक बात है। तो यहां पे तुम्हारा ने आ गया, तो ने अपने आप में कौन सा कारक है? कर्ता कारक हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आता है ऐसे करके, हेडलाइन कर देता है, हाईलाइट, क्लियर। इसमें कौन सा कारक है? एक एक वर्ड मतलब सेंटेंस में 4 से 5 कारक तक होते हैं। तो आपसे पूछेगा इस वाले शब्द में कितने कारक हैं, तो हाईलाइट नहीं करेगा, और अगर हाईलाइट करेगा तो पूछेगा इसमें कौन सा कारक है। डिफरेंस समझ में आ रहा? क्वेश्चन यही दो टाइप के बनते हैं। तो लॉजिक बात है, राम ने मारा, तो लॉजिक बात है क्या हुआ? पहला कारक नहीं, मतलब कर्ता कारक है, ठीक है। चलो अब बताइए मुझे एग्जाम्पल, एटलीस्ट कोई एक एक एग्जाम्पल अपने हिसाब से, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, फिर बढ़ते हैं। बोलो। रमेश ने छुट्टी ली, ठीक बात है, नहीं आ गया, और ठीक बात अगला, ठीक है, आगे बोलिए कोई और यार एग्जाम्पल। अरे रमेश हो गया, और कुछ? रमेश ने पढ़ाई की, सही बात है, कोई बात नहीं। मैंने, लॉजिक है, मैं हो गया। चलो अब आओ को, मैं इसी सेंटेंस में बनाता हूं, राम ने रावण को मारा। सेंटेंस समझ में आ रहे हैं? डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं आपको एक सेंटेंस में बनाऊंगा जैसे आपको बैठ जाएगा दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन। तो यहां पे दो कारक हो गए, ने और को। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन कौन से कारक है, तो टू कारक, दैट इज फर्स्ट वन इज कर्ता, अनदर वन इज कर्म। क्लियर हो गया? कौन से कारक है? तो ने और को। आप बताइए एग्जाम्पल, आपके हिसाब से कोई एग्जाम्पल। रमेश ने, यार रमेश को तो खत्म ही हो जाएगा बंदा आज। रमेश ने संडे को छुट्टी ली, तो या तो पूर्ण हिंदी या पूर्ण इंग्लिश का प्रयोग करें। रमेश ने रविवार को छुट्टी ली, ठीक है, तो संडे को छुट्टी ले गड़बड़ा जाएगा, या फिर पूरे इंग्लिश में बोल दो, मैं समझ जाऊंगा हिंदी में, ठीक है। तो रमेश ने रविवार को छुट्टी ली, ठीक बात है, चलेगा। और कुछ? फंसोगे थोड़ा, इसीलिए फंसा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा और बढ़ाओ, और सेंटेंस लाओ कुछ, दो कारक एक साथ, दौड़ाइए दिमाग, दौड़ाइए। हाँ ठीक है, सीता ने शाम को खाना खाया, क्लियर हो गया। तो ने और को आपको पकड़ना था, डन हो गया। चलो अब थर्ड आता है करण कारक, राम ने रावण को बाण से मारा। सेंटेंस समझ में आ गया? तो लॉजिक है, ने आ गया, को आ गया, से आ गया, तीन कारक आ गए एक साथ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे धीरे धीरे आप। तो लिख लीजिए, राम ने रावण को बाण से मारा। अब आपकी बारी। दाल से रोटी खाई, हाँ ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। दाल से बेहतर ऑप्शन रहेगा, आप उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ले आइए, चल जाएगा, ठीक है। चम्मच से खाना खाया, ठीक है, चल जाएगा आपका। कुछ कुछ आ रहा फ्रेम समझ में? तो ये तीन कारक ध्यान से समझना, ठीक है। अब आता है के लिए के अर्थ में, फिर से के अलग के अर्थ में। आप बताइए के लिए के अर्थ में कोई सा भी इस फ्रेम में के लिए नहीं बनेगा। चाहिए तो आप लिख सकते हैं, इसी फ्रेम में बनाना चाहें तो देखिए, अरे रहने दो, सीता के लिए बस बहुत है, ठीक है। सीता के लिए रावण को बाण से मारा। आ गया समझ में? यह फ्रेम होता है आपका चौथा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई बार ध्यान रखिएगा, ध्यान से, कई बार मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि ये वर्ड नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन मीनिंग निकलेगी उसकी। मेरी बात समझ रहे हो? वह बाजार गया, कौन सा कारक? मिट जाता हूं सामने, कर्ता कारक हो गया। वह बाजार गया, कौन सा कारक? इसमें कहीं कोई वर्ड मिल रहा है आपको? वह बाजार और गया, तो लॉजिक बात है बाजार को गया। अब आया समझ गया? कुछ को समझ में आ रहा है? कुछ कुछ तो कोई जरूरी नहीं है ऐसे वर्ड मिले, वो भी मैं दूंगा आपको करने के लिए, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो पॉइंट यहां पे आपको समझा रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि वर्ड ये मिले, ठीक है? और हो सकता है मिले, बट जनरली चांसेस होते हैं मिल जाते हैं। अगर नहीं मिले तो दिमाग लगाना सीखो, ठीक है? समझ में आओगे। जैसे वह पटना गया, तो वह पटना गया, अभी समझाऊंगा। नेक्स्ट आओ, ये हो गया के लिए वाला, ठीक बात। अपादान कारक में है से अलग होना, से। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां पे से और यहां पे से दोनों सेम है। से तो सेम ही है वर्ड ना, लेकिन से की मीनिंग डिफरेंस है। एक से का मतलब नॉर्मल से है और दूसरा से का मतलब सेपरेशन हो रहा है, अलग होने वाला सेपरेशन हो रहा है। समझ में? यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस लाइए जिस सेंटेंस में सेपरेशन आपको दिखेगा, वो सेपरेशन आपका इस से की मीनिंग में निकलता है, ठीक है? जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, से आपको पकड़ना है तो कौन से से में सेपरेशन आपको दिखाना होगा? राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। सेपरेशन क्या हुआ इसमें? मीनिंग ऐसी निकलनी चाहिए जिसमें सेपरेशन की फीलिंग हो। मेरी बात समझ में आया? अब बताइए, कोई भी ऐसा सेंटेंस लाओ जिसमें अलगाव दिखे, सेपरेशन आपको दिखे, ऐसा कोई सेंटेंस लेकर के आओ। किससे लग करना? वर्ड सेंटेंस बनाए, कोई बात है, फ्रेम बने, दिमाग लगाइए, दौड़ाइए दिमाग, मैं वही कह रहा हूं। देखो सिंपल है यार। देखो इसका एग्जांपल, वह पटना से चला। लॉजिक बात है, इसमें पटना से सेपरेशन दिख रहा है कि नहीं? वो पटना से कहीं तो चला होगा, तो लॉजिक है पटना से क्या वो सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस वाले फीलिंग में होता है। इसका सबसे फेमस जो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन होते हैं, सिविल्स के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं वृक्ष से पत्ते गिरे। अब आया समझ में? तो वृक्ष से पत्ते, लॉजिक बात है, पत्ते वृक्ष से गिरेंगे तो वृक्ष सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे? यानी कोई भी चीज जिसमें सेपरेशन आपका दिखे, उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है, सॉरी अपादान कारक होता है। अब आ रहा कुछ को समझ में? अब दिमाग लगा के बताओ मुझे कोई सेंटेंस। अब तुम्हारे हिसाब से कोई सेपरेशन वाला सेंटेंस लाओ, कोई भी सेपरेशन वाला सेंटेंस, जल्दी बोलो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, वह कल दिल्ली से रवाना हुआ या दिल्ली से चला। भाई हिंदी, इंग्लिश वालों के मुंह से हिंदी बड़ी गजब लगती है मुझे ना। सही बात है, वह कल दिल्ली से रवाना हुआ, ठीक बात है यार। दिल्ली से रवाना तो अपने आप में मीनिंग दे ही रहा है, दिल्ली से गया, तो लॉजिक बात है, से का मतलब समझ में आ गया। कोई भी चीज अगर किसी चीज से अलग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप घर से कोचिंग के लिए चले, तो लॉजिक बात है घर से सेपरेट हो गया कोचिंग के लिए, बात खत्म हो गया। तो इस तरीके का अलगाव आपका क्या दिखाता है? से दिखाता है। क्लियर हो गया सबको? चलो नोट करो। नेक्स्ट आओ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके सिविल्स में कोई कारक है तो वो ये है संबंध कारक। क्योंकि इसमें देखो, काकी के, नानी रे, रारी रे, कोई संबंध बताओ। का की के कोई ऐसा वर्ड लेके आओ जिस वर्ड में का हो और वो एक रिलेशन दिखा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बस, यह सुनीता की बुक है, तो की वाला आ गया। वह राम का लड़का है। अब आए कुछ कुछ इसी तरीके से नानी ने में बताओ, छोड़िए नानी ने, रारी रे बताइए, बहुत कॉमन है। अरे यह मेरी किताब है, मेरी, र क्या आ गया? री, तो मेरी रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? यह मेरा पेन है। अब रे का तुम बताओ, ये मेरे भाई हैं, पक्का कि ये मेरा भाई है? बिल्कुल सही बात है, बड़ा भाई हुआ तो सर पोलाइटनेस चलेंगे, तो क्या चलेगा? मेरे भाई हैं, ठीक बात है। वरना जो रे होता है जनरली क्या होते हैं? प्लूरल, बहुवचन में चलते हैं जनरली, बट ठीक है, यह मेरे भाई। समझ में आया? तो काकी के, नानी ने, समझ में आ गया, रारी रे। तो ये संबंध वाचक जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए संबंध। यहां तक तो हो गया था ना तुम्हारा? संप्रदान कहां तक हो गया था? संप्रदान हो गया था, अपदान भी हो गया। संबंध लिखिए, नानी ने छोड़ दीजिएगा, रारी रे और काकी के लिखिए एग्जाम्पल जरूर। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, यह राम का लड़का है, यह राम का लड़का है, यह मेरा भाई है। बहुत कॉमन है कारक में।
मेरा भाई है या राम का लड़का है। अधिकरण याद रखिएगा। संबोधन कारक बहुत कॉमन होता है, अधिकरण से वेट करिए। संबोधन कारक में आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी वाला साइन, ये वाला, तो ये वाला साइन जब भी मिलेगा तो वो कौन सा कारक होगा? संबोधन, इसलिए पूछता नहीं है, सबको पता है। लास्ट आइए अधिकरण। अधिकरण में, अधिकरण में ध्यान रखना, अधिकरण में और पर, यानी दो वर्ड अगर तुमको मिल जाए, या तो में मिल जाए या तो पर मिल जाए, बात खत्म। बहुत कॉमन होता है अधिकरण में और पर। अधिकरण में लिखिए में और पर, तो में वर्ड में कुछ भी लिख लीजिए। में का मीनिंग, में की मीनिंग में, कुएं में कुछ भी वर्ड लिख लीजिए, गिरा, कुएं में गिरा, कुएं में कोई चीज गिरी, और पर के ऊपर कोई भी एग्जांपल, पर, हाँ, मेज पर किताब रखी है। देखो इंग्लिश वाले हिंदी सीख रहे भाई, क्या करें साहब, बहुत मजबूरी है सिविल्स के हिसाब से। 300 नंबर का आईएएस में हिंदी है, 200 नंबर की पीसीएस में हिंदी है, तो ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रख के आपको पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है। अच्छी बात यह है कि आईएएस में पास होने के लिए है, यूपी पीसीएस में नंबर ऐड होंगे, तो अच्छी तैयारी मांगेगा यूपी पीसीएस में। आरओ का एग्जाम मैं बता ही रहा हूं, आ रहा है। रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम 60 मार्क्स की जनरल हिंदी का पेपर होगा। इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 55 प्लस एटलीस्ट प्रिपरेशन आपको चाहिए, 55 प्लस, ठीक है, चाहिए होंगे। तो साहब थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आ जाते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कंडीशन बस मैंने बता दिया। अब आपको करने क्या है, सिंपल है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब लॉजिक ये है कि ये जितने भी आपने कारक पढ़े, इन सभी कारक के आपको कम से कम 3-3 एग्जाम्पल लिखने हैं। लिख लीजिए होमवर्क के लिए, इन कारक के 3-3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे उसने उस दिन बच्चों ने चेक करा दिया था मुझसे, कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, बताते कुछ नहीं है, तैयारी चालू है उनकी, तो आप भी करिए, मुझे चेक करा दीजिए कि सर जैसे उसने मैपिंग भी चेक करा दी है और वो भी अपना क्या नाम है ये भी चेक करा दिया है, ठीक है, एग्जाम वाला, तो आप भी चेक करा के मतलब उसको क्लिक करके मुझसे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो लास्ट हेडिंग डालो समास, नेक्स्ट हेडिंग डालो समास। समास सबसे पहले तो लिख लो समास का डैश करके 10 नंबर, 10 मार्क्स, डैश आरओ, 10 नंबर आरओ में आता है समास, बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर लिख लो यूपी पीसीएस प्री में, ये पता होने चाहिए क्या एरिया है, और ऑलमोस्ट 7 to 8 नंबर मेंस, 7 to 8 नंबर मेंस, बोथ पीसीएस और आईएएस दोनों के मेंस में आते हैं इतने। तो लॉजिक बात, पॉइंट इज दैट कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें समास आपसे पूछे नहीं, ठीक है। मैंने बताया जैसे मैं ट्रिक्स आपको बताता हूं वैसे ही आपको ट्रिक्स बता दूंगा, बट चूंकि जानने से पहले एक बार जान लो है क्या। ध्यान से देखो, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट करना, कोई बड़ी चीज होगी उसको छोटे में कर देना, वो समास है। इसको हम लोग जनरल वर्ड में समरी बोलते हैं। समरी और इसमें डिफरेंस होता है, समरी एक पूरे चैप्टर की होगी, 10-20 लाइन को 2-3 लाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब छोटी सी 2 या 3 वर्ड है इतने बड़े, उसको छोटा कर देना, वो समास है। डिफरेंस समझ में आ गया? मतलब 8-10 लाइन को छोटा करना वो समरी, और 2 या 3 वर्ड को छोटा करके एक वर्ड करना वो ये, ठीक है, समास। इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द छोटा बनता है उसे क्या बोलते हैं? समास। ये डेफिनेशन होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो लिखिए सिंपली शॉर्टनिंग ऑफ अ वर्ड। समास का मीनिंग शॉर्टनिंग ऑफ अ वर्ड, या शब्दों को संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त या सिंपली शॉर्टनिंग। वैसे संक्षिप्त लेके ज्यादा, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लेते हैं, संक्षिप्त करना, ठीक है। ये आपके सामने 6 समास होते हैं, सबकी एक एक ट्रिक दूंगा, छुट्टी, 10 नंबर आपके फाइनल है उसमें। इसीलिए हिंदी वाले बच्चे बहुत करते हैं कि सर आप हिंदी वाले लेक्चर को ना उस वाले चैनल पे डाला करो, और मैं नहीं डालता हूँ कत्ते ही, क्योंकि समस्या क्या है ना, बहुत फर्क पड़ जाता है चीज़ों को लेकर के, मेहनत करानी जरूरी होती है। ट्रिक तो अब जैसे आप संधि जान गए 5, तो आपसे कभी भी पूछे एक वर्ड में तो आप संधि पकड़ लोगे, कुछ कुछ याद आ रहा है संधि को लेकर के, रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली। समास के लिए सिंपल है, शुरू करें, चलिए पहली हेडिंग डालिए अव्ययी भाव समास। पहली हेडिंग अव्ययी भाव, ये लिखा हुआ सामने, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। कुछ नहीं है, देखने के लग रहा है फालतू का, कुछ है नहीं। अव्ययी भाव समास, इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो,
अव्ययी, ठीक है, अव्ययी भाव, ये होता है अव्ययी भाव समास। सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे, आप लोगों ने सुने होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स, सबने सुने हैं। तो जो प्रीफिक्स वाले शब्द होते हैं ना, सफिक्स समझते हो, जो शब्दों के बाद लगते हैं, और प्रीफिक्स शब्दों के पहले लगते हैं। सिंपल ट्रिक होती है, जो भी आपके प्रीफिक्स होंगे वो अव्ययी भाव होंगे, बात खत्म हो गई। ट्रिक समझ में आ गई तो वहीं लिखिए तुरंत इसी ट्रिक। अब चूंकि प्रीफिक्स सफिक्स इंग्लिश में आपको समझने के लिए, हिंदी में उन्हीं को क्या बोलते हैं, उपसर्ग। कुछ याद आ रहा है? दो तरीके के वर्ड थे, एक था शब्दों के पहले लगना, एक था शब्दों के बाद लगना। तो ये तुम्हारा क्या था, प्रीफिक्स, और ये क्या था, सफिक्स। क्लियर है? इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, और इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यय। तो लॉजिक बात है, आपको बस पकड़ना है ये। कोई भी वर्ड उठा लो, उस वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड है जो क्या कहलाता है, उसका सफिक्स, छुट्टी मार के क्या, अव्ययी भाव, बात खत्म। एग्जांपल उठा लीजिए, दिख रहा है, आजन्म, आजीवन, आमरण, आजीवन, आसेतु, आ गया। लॉजिक इधर आ जाइए, सप्रेम, सशर्त, ससम्मान, सफल, साकार, सब आ रहा समझ में? ठीक है, ब ब ब ब ब ब। पॉइंट क्या होगा, हमेशा मैंने उस दिन बताया था, प्रीफिक्स में क्या होता है, ये वर्ड होगा प्लस एक वर्ड होगा, और इन दोनों को जोड़ करके एक नया वर्ड बन गया। बट पॉइंट है, इसकी मीनिंग भी निकलनी जरूरी हो गई। आप कोई सा भी वर्ड उठा लीजिए, आमरण, तो आ का मतलब नहीं है, मरण की मीनिंग है कि नहीं? अब आया समझ में? छुट्टी। तो कोई भी वर्ड जिसके पहले आपको एक वर्ड मिल जाए, काम खत्म, क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव। ठीक, अब ईमानदारी से खुद से कैसे मारिए, बिना इस बोर्ड पे देखे, दिमाग दौड़ाइए, आंख बंद करके। ये वर्ड है, सुन लेके आइए, ला इलाज, बिल्कुल ठीक, बट ला इलाज उर्दू वर्ड हो गया। हिंदी लाइए, ठीक है, ला इलाज चल गया आपका, बस उर्दू हिंदी में क्या, बेबुनियाद भी वर्ड उर्दू है। तो हम लोग एक चीज जिंदगी में इतना उर्दू भूल गया है ना, कि हमें समझा नहीं आ रहा कि हम हिंदी बोल रहे, उर्दू बोल रहे। अमर, बिल्कुल ठीक है, अमर, जो नहीं मर सकता, ठीक बात है, अमर। कोई यहां पे अमर लिखा था, ठीक बात है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबके? वही बात खत्म हो गई। तो एग्जाम में जब मिले चुपचाप वर्ड पकड़ना, पीछे एक वर्ड, बात खत्म। कुछ इसे सोचना ही नहीं कि मैं कुछ, मतलब कोई कितना भी ज्ञान दे रहा हो यूट्यूब पे, नहीं सुनना, चुप मार के अव्ययी भाव, मतलब एक वर्ड पहले कोई वर्ड टिक मारा, काम खत्म। ठीक है, 2 नंबर का अव्ययी भाव आता है, हर एग्जाम में आता है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल का मतलब है, बच्चों को पता नहीं चलता ना कि ये उपसर्ग है। देखो, यथाशक्ति, आ जन्म, प्रतिदिन, आमरण, दिख रहा है, भर पेट, अनजाने, बेमतलब, ये सब दिख गया आपके वर्ड हो गए। बट चलो, क्लियर हो गए यहां तक? नेक्स्ट आओ, बस कोई भी शब्द अगर जिसके पहले प्रीफिक्स लगाओ, दैट्स वो क्या हो गया तुम्हारा, अव्ययी भाव हो गया। क्या कह रही हो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सबके लिख लो। आजन्म, सस्नेह, ऐसे करके, प्रतिदिन, 3 लिख लो। क्योंकि ऐसे मैं देखा हूं यूट्यूब पे, खतरनाक समझाते हैं ना, बच्चे पानी मांगना, ये क्या यार, अब भाई भाव कैसे हो गया, ऐसे करके। सिंपल ट्रिक हो गई, ये हो गए आपके यथा वो उपसर्ग। क्लियर? तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पूछूंगा आपसे, तो आपको सिंपल बात है, क्या होगा सर, जिनके उपसर्ग मिलेंगे, काम खत्म, छुट्टी हो गया। एक एक लिखना, ज्यादा मत लिखना, बाकी घर से लिखना जानबूझ करके, बस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। डन? नेक्स्ट करूं? चलिए, नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास, बस आप हेडिंग डालिए द्विगु समास, ट्रिक में दे दूंगा, क्योंकि जब परिभाषा पे आप जाएंगे ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द्विगु समास, तो आप फंस जाओगे। देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूं। जिस समास में उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संख्या या अर्थात संख्या का बोध करवाने वाला होता है, तो कहलाता है। सिंपल है, समझ में आ रहा? तो प्रथम पद द्वितीय पद का क्या चक्कर है? सिंपल भाषा में, कोई भी शब्द ले आओ, पहला वर्ड में क्या हो, डिजिट, छुट्टी, वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास। ट्रिक समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल है चौराहा, चौराहा में 4 आ गया, काम खत्म, वो कौन सा है, द्विगु समास, छुट्टी। समझ में आई ट्रिक? सोचो 10 नंबर की चीज दे रहा तुमको, और तुम हवा में यो खाली लेकर खटखट करो। सिंपल एग्जांपल, ट्रिक तुरंत, जिन शब्दों के पहले संख्या मिले, जिन शब्दों के पहले संख्या मिले, वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास। द्विगु ध्यान से लिखिएगा, द्विगु कई बार आता है, द पे इधर वह है, फिर द्विगु बोलते हैं इसको, द्विगु। हो गया? एग्जाम्पल, चौराहा 1, अब बताइए आप, क्या, चतुर्युगी, हाँ ठीक बात, चतुर्युगी। आगे, दशानन, बिल्कुल हो सकता, होता, बहुत कॉमन है दशानन। क्या बोला, दुरंगा, ये क्या होता है, दो रंग का, अच्छा दुरंगा, अच्छा लिख लो भाई दुरंगा, हाँ चल जाएगा। बट पॉइंट क्या, वर्ड तो आ गया ना आपका, वो संख्या तो आ गया, और कुछ अब आ रहा समझ में, दिगू, खटाखट खटाखट, और कुछ
सप्ताह, तो सप्त बिल्कुल सही। अगला त्रिमूर्ति, अब आगे सबको समझ बैठ गया, समझ में आ गया। चुट्टी, तो ये होगा आपका द्विगु समास, तो 2 मिनट नहीं लगे, द्विगु समास खत्म। ट्रिक समझ में आ गई, खुद से लिख लेंगे आपको बहुत बड़ा। अगला ये द्वंद्व समास, ये उससे हल्का। द्वंद्व समास में सिंपल है, दो शब्द हो बीच में डैश लगाओ, छुट्टी, वो द्वंद्व समास। वरना पढ़ना पड़ेगा। जिस शब्द के देखो दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर एवं या अथवा या शब्द लगता है, ये डेफिनेशन है। छोड़ दो, सिंपल है। क्या पकड़ो ट्रिक, बीच में क्या लगाओ, डैश। तो लिखो जिन शब्दों के बीच में डैश लगे, कोई से भी दो शब्द, समझ गए। जनरली इसमें वो वर्ड यूज किए जाते हैं जो वर्ड दो होते, सिंपल। पहले होता है या तो रिलेशन होगा उनका आपस में, जनरली रिलेशन होंगे, या फिर जनरली होते हैं जो ग्रीटिंग्स में आते हैं, राम राम, राधे राधे, समझ गए। तो ये और ट्रिक दे देता हूं, लिखो ट्रिक यहीं पे, ट्रिक नंबर 2, जनरली ग्रीटिंग्स में अभिवादन के लिए जो यूज किए जाते हैं, छुट्टी, द्वंद्व समास। अब बताइए इसके अलावा, जो बोर्ड पे लिखे उसके अलावा, बोर्ड हटा ही देता हूं। अब बताइए भाई बहन, अरे वेरी गुड, और माता पिता, और आजकल, सुबह शाम, अरे वाह, देखो सब कट कर हिंदी निकल गई। और दिन रात, कॉमन होगा, समझ में आ गया सबको। ऑब्वियस एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और सिंपल तरीका, जब कुछ समझ में ना तो डैश खोज लेना उसमें, तो डैश मिलना ही मिलना है उसमें, ठीक बात है। तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, द्वंद्व समास। डन, ठीक है। देखिए यहां पे दिया हुआ है, माता पिता, तन मन, ज्ञान विज्ञान, धनुर्बाण, दो चार, लाभालाभ, सुरासुर, भला बुरा, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, द्वंद्व समास। छुट्टी, तो अभी तक क्या क्या कवर हुआ, पहला अव्ययी भाव, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, हल्के समास थे। चौथे पे आइए, कर्मधारय, संबंध मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लिखना, वो जनरल में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। जनरल में जैसे मैंने बताया, इसमें देखो क्या है, भला बुरा, इनका आपस में विलोम हो गए, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैंने बोला आप जनरल ज्यादा, बिल्कुल सिंपल, क्या डैश चाहिए, सिंपल, ठीक है। क्योंकि वो रहने दीजिए, धनुर्बाण होना ही होना है, डैश है, लिखा नहीं, छोड़ दीजिए। धनुर्बाण, मीनिंग क्या निकलेगी, जब भी डैश होगा तो उसकी मीनिंग क्या निकली, ये और ये तो हुआ धनुष और बाण, तभी तो धनुर्बाण हुआ, बात खत्म हो गई। तो हमें जब और की मीनिंग आएगी वो इस तरीके के वर्ड हो गए। क्लियर हो गया द्वंद्व। नेक्स्ट आओ कर्मधारय, 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 ध्यान से समझना। कर्मधारय, वेट कर लो, अब थोड़ा सा समझिए, अब इतना भी हल्का नहीं है ना, दोनों का मजा ही आ रहा, फिर तो खट 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 हो रहा है, तो ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा लो। कर्मधारय और बहुब्री में बस दोनों सेम होते हैं। यहां लिखा है कर्मधारय, अभी लिखना नहीं, मैं बता दूंगा लिखते कैसे हैं। दूसरा देखो दिया बहुब्री, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बस इतना समझो। देखो बहुब्री और कर्मधारय में बहुत ध्यान से, जहां उत्तर पद प्रधान हो और ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें से एक विशेष दूसरा विशेषण हो, सब सरदर्दी खत्म करो। सिंपल है, जो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जाम्पल का जब अगर कोई तीसरा अर्थ निकल गया, मैं भी समझाऊंगा, तो अगर अर्थ निकला तो वो क्या कहलाया, बहुब्री। यहां देखो क्या कह रहा है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। ये दोनों डेफिनेशन से समझ में आएगा, सबसे अच्छा समझ में आएगा उसमें एग्जाम्पल से। जैसे एक वर्ड है लंबोदर, गणेश जी को बोलते हैं, ध्यान से, लंबोदर लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या निकली, लंबा है उदर, दैट्स इट, लंबा है उदर। मीनिंग तीसरी क्या निकल गई, गणेश जी, भाई लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो अगर तीसरे की मीनिंग आपके निकाल करके दिया तो वो कौन सा हो गया, बहुब्री। समझ में आया। और केवल आपको अगर पूछ रहा हो कर्मधारय, तो कर्मधारय में क्या होगा, लंबोदर, बात खत्म है। डिफरेंस कुछ कुछ आ रहा समझ में। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया दशानन, तो दस है आनंद, फुल स्टॉप, वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय। अब आ गया, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, वो क्या कहलाएगा, बहुब्री। अब आया क्लियर हो सबको समझ में। तो जब तीसरे की मीनिंग निकल जाए तो वो बहुब्री, और जब नई मीनिंग निकले तो कर्मधारय। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में कभी भी ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है आप इंटरप्रेट करो क्या लेकर के कि 10 है आनंद, फुल स्टॉप, मैंने मीनिंग निकाला 10 है आनंद जिसके, रावण। दोनों में गलत कौन है, दोनों सही है। इसीलिए ऑप्शन में कभी भी कर्मधारय बहुब्री एक साथ देता ही नहीं है। अगर देगा ऑप्शन में तो किसी और समास का ऑप्शन, जैसे वो दे दिया माता पिता, उसमें कर्मधारय बहुब्री एक साथ दे दिया, क्या दिक्कत, है ही नहीं वैसे कोई एग्जांपल। कुछ कुछ क्वेश्चन में आ रहा, जैसे क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल, समझिए मैं क्या समझा रहा हूं, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो वर्ड है दशानन, ठीक है,
दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो पहला दिया है कर्मधारय, दूसरा दिया है बहुब्री, तीसरा है द्वंद्व एंड लास्ट वन इज दिगु फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है। तो लॉजिक बात है, दशानन में देखो कैसे आप फंसोगे। दशानन में कर्मधारय है, अगर मैंने मीनिंग निकाला 10 है आनन फुल स्टॉप तो कर्मधारय हो गया। दूसरा बहुब्री हो गया, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, वो भी सही है, तो ये दोनों सही है। तीसरा दिगु, ये भी सही है ना भाई? 10 वर्ड आ गया कि नहीं आ गया? जो तीनों सही है। तो लॉजिक बताइए, अगर किसी बंदे ने इस पे टिक लगाया, मैंने इस पे लगाया, आपने दिगु पे लगाया, तो किसका गलत है? तीनों सही है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को ही हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। आपने देखा ये फलाक इस क्वेश्चन को लेकर के कोर्ट चले गए, वो यही क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए यूपीपीसीएल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि दशानन में पहली चीज है दिगु तो देगा नहीं, क्योंकि दिगु हो गया तो सबसे सही तो वही आंसर है, बात खत्म। तो लॉजिक इसकी जगह क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव। अब आया समझ में? दूसरी चीज, अब ये कर्मधारय और बहुब्री होगा तो इसमें से पक्की बात है कि कोई एक नहीं होगा। उसकी जगह क्या दे देगा? एक और है, तत्पुरुष अभी आगे आएगा, और उसके पीछे वाले जो दो निकल गए आपके, द्वंद्व डाल दे, इसमें कुछ और डाल दे। मेरी बात समझ में आ रही? कहने का मतलब क्या है, ये दोनों सही होते हैं अगर मीनिंग निकलती है तीसरे की, दैट इज कॉल्ड बहुब्री, और अगर मीनिंग नहीं निकलती है दैट इज कॉल्ड कर्मधारय। क्लियर हो गया? तो कर्मधारय हेडिंग डालिए। कर्मधारय, कर्मधारय लिखा हुआ सामने, कर्मधारय में लिखिए, जिन शब्दों का अर्थ निकले, बाकायदा इसको लिखिए, जिन शब्दों का अर्थ निकले, शब्दों का अर्थ निकले लेकिन बट वो किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा ना करते हों, वो किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा शाइन ना करते हों, तीसरे शब्द की तरफ इशारा नहीं करते हों, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कर्मधारय। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल मैंने आपको जरूर दिया, लंबोदर लिखिए, लंबोदर एक आता है, लंबोदर, इसकी मीनिंग लिखना डैश करके, लंबा है उदर, लंबा है उदर फुल स्टॉप, जिसका मत लिखना क्योंकि जिसका उधर चला गया। समझ में आ गया? अब मुझे बताइए, कंपेयर करिए, वही वर्ड लाइए, कर्मधारय में कोई वर्ड लाइए जो मैंने दो बताए, लंबोदर और दशानन के बाद, उसके अलावा कोई वर्ड लाइए। वेरी वेरी गुड, बहुत फेमस क्वेश्चन है पीतांबर। पीतांबर किसको कहते हैं? हाँ, आप किसकी भक्त हैं? बिल्कुल उन्हीं का होता है। तो लिखिए, पीला है अंबर, पीतांबर। नीलकंठ, वेरी गुड। अब आ रहा समझ में सबको? ये दोनों, ये जितने एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, सारे एग्जाम्पल दोनों के एग्जाम्पल हैं। अगर इसकी मीनिंग उधर निकल जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? बहुब्री। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बहुब्री। बहुब्री लिखा हुआ सामने, बहुब्री। डेफिनेशन के चक्कर छोड़ना कि मैंने देखा लोग डेफिनेशन समझाने लगते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, बहुब्री अव्यय हो, अरे भाई साहब अलग ही लेवल पे हिंदी। ऐसा पढ़ो, देखो इसमें दिया है, इसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद। सिंपल लिखिए इसमें, जहां तीसरे शब्द का अर्थ निकले, एक लाइन में, जहां तीसरे शब्द का अर्थ निकले, तीसरे शब्द का अर्थ निकले, बहुब्री, तीसरे शब्द का अर्थ निकले बहुब्री। सेम एग्जांपल लिखिए, सेम एग्जांपल पीछे वाले, क्योंकि तभी कंपेयर कर लोगे। लंबोदर एक था, आई थिंक पीतांबर था ना, पीतांबर दूसरा था, नीलकंठ, दशानन, नीलकंठ, दशानन। और एक काम जरूर कीजिएगा, उसके आगे उसका अर्थ लिखिएगा जरूर। लंबोदर में गणेश जी हाईलाइट करिए, लंबोदर का मीनिंग समझ गए होंगे आप लोग, हाईलाइट करिए। दूसरा क्या था? नीलकंठ शिव जी, दशानन रावण, और क्या था एक? पीतांबर, पीतांबर में श्री कृष्ण, पीतांबर श्री कृष्ण। छुट्टी बहुब्री की। पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर, पीला होता है ना पीत, तो पीत है अंबर, पीले जनरली पहनाए जाते हैं ना कृष्ण भगवान को, तो पीला है अंबर जिसका, अंबर एक वर्ड होता है दैट इज सिनोनिम्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, उसकी भी ट्रिक होती है, सिनोनिम्स भी याद करने की होती है, छोटे छोटे भी याद कराई गई होगी आपको। ठीक है, तो अंबर हो गया आपका इसका। क्लियर हो गया? तो पीतांबर। अब आया समझ में? देखिए इसमें दिया हुआ है बहुब्री, गज से आनन वाला, गज, गजानन, तो गज जैसा ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में मीनिंग जरूर मिलना होगा, देखिए याद रखिए। चतुर्भुज कौन है? विष्णु जी। सीधे त्रिलोचन शिव। अब आ रहा समझ में? तो ये त्रिलोचन किसका एग्जांपल? चतुर्भुज किसका हो गया? दिगु का भी एग्जांपल है।
आ रहा है, संख्या है, बट मैंने बताया ऑप्शन में अगर संख्या और दोनों एक साथ मिलेंगे ही नहीं आपको। अगर मिलेंगे तो जनरली, अगर ऐसा कई बार होते हैं, कुछ मूर्ख लोग पेपर बना देते हैं, उसमें दोनों डाल देते हैं, तो इस तरीके के या तो उस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने द्विगु लिखा, आपने द्वंद्व लिखा, दोनों सही है जो भी एग्जाम्पल के हिसाब से, तो लॉजिक बात है या तो उस क्वेश्चन के इक्वल नंबर मिलेंगे सबको, या वो क्वेश्चन हटा दिया जाएगा, तो 149 में ही आपकी कॉपी चेक होगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत ऐसा बहुत होता, 2008-9 में जब पीसीएस होता था, तो पता नहीं कौन मूर्ख लोग पेपर बनाते थे, वो ऐसे 8-10 क्वेश्चन कर देते थे, बड़ी सरदर्दी हो गई थी उसमें लेकर। तब ल्यूसेंट करके एक मैगजीन आती थी ब्लू कलर की, पता नहीं ल्यूसेंट सुने हो? हाँ, वो एक जमाने में ल्यूसेंट का नाम की एक मेडिसिन है, वो लेनी पड़ती थी, जैसे डोलो लेते हो कोविड में, तो ऐसे ल्यूसेंट लेनी पड़ती थी, तो उसी तरीके से अब तो खत्म है ल्यूसेंट का दौर, तो वो उसी में से पेपर बनाते थे। पहले का पीसीएस का पेपर मैं इसलिए बोलता था, जो बंदा पेपर बनाता था ना, वो ना उसका पता नहीं क्या होता था, उसने ऐसे किया, एक पेज खोला है और उस पेज में ऊपर से नीचे तक 8-9 क्वेश्चन बना दिए। आप बिलीव मानिए, ऑस्कर अवार्ड 2009 या 2010 का पीसीएस प्री उठाइएगा, उसमें उसने ऑस्कर अवार्ड पूछे, और ऑस्कर अवार्ड पता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, 4 लगातार ऑस्कर के क्वेश्चन। ये पीसीएस का पेपर है। इसका मतलब क्या है कि किसी ने पीछे बोला कि भाई काम कर, अवार्ड के भी क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसने पेपर खोला, उसमें ऑस्कर मिला, उसने लिख दिए। मस्त पेपर होता था यूपीपीसीएस, इतना बढ़िया पेपर होता था। इसीलिए वो लूसेंट नाम की एक मैगजीन होती थी, बच्चे पढ़ते थे, इसलिए इलाहाबाद साइड में जो बच्चे तैयारी करते हैं अभी भी, उनका 100% प्री निकल जाता है और 100% मेंस फेल हो जाता है। रीजन समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे अभी जो तैयारी का मेथड है वो अभी वही रट्टा मारने वाला है, उनसे आप फाइट नहीं कर पाएंगे प्री में। वो बंदे ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, हम तो भाई रोज के ही जानते हैं उनको, ऐसे ऐसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आप ऐसे हो। उन अगर आपसे पास आएंगे, आप बोलेंगे सर तैयारी करनी है, वो कहेंगे सर किताब दे दो, मैंने कहा ये बुक है, क्या करना है इस बुक को, कोई मतलब नहीं है उनसे, बस सर ये किताब है, हाँ खत्म, कितने दिन में आप बताओ हमें टारगेट दे दो, तो टारगेट दिया 10 दिन का, बस खत्म बात। 10 दिन के बाद आप इस किताब का पेज नंबर से लेकर लाइन नंबर पूछ लीजिए उनसे, मैंने जैसे गिलास गिलास में घोल के पी जाने वाला वैसी किताब रखते हैं। मतलब अगर मैंने, फिर मैंने क्या बोला, अरे नहीं वो किताब पढ़नी नहीं थी, मैंने ऐसी दी थी, अरे तो दूसरी दे दीजिए सर। तो इस लेवल की उनकी मेमोरी है, याद रखिए, रटने वाली पावर, बस रटने वाली पावर प्री में काम आती है, मेंस में कौन से। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो, अब आप गए, आपको, आपने तो किताब रट मारी है, तो किताब के जो राइटर है उसको क्या लगता है, वो है ना आपका दिमाग में, इसीलिए सबसे ज्यादा कहां फेल होते हैं, मेंस में। इसलिए धीरे धीरे जो पैटर्न चेंज कर रहा है, इसलिए चेंज कर रहा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो वो दौर अब नहीं है, पहले बहुत अच्छा होता था। हमने ना बिहार साइड के बच्चे भर के सिलेक्शन लेते थे, वो यही सिलेक्शन था, रट रट के खिलाने। भाई साहब 16-16 घंटे, आप सुना 16 घंटे पढ़ते थे, पिताजी बोलते होंगे, घर वाले नहीं देते, 16-16 घंटे पढ़ना होता है, उनका लड़का पढ़ रहा है, नहीं है। अब अगर 16 घंटे पढ़ोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं होगा आपका, सीधी बात है। स्मार्ट स्टडी उठाइए, 5 से 6 घंटे की स्टडी करिए, पॉइंट समझिए। अब आपको अगर मैं लिखवाने बैठूंगा तो लिखवाने जाऊंगा, आपको मैंने 6-5 अभी तक समास बताया, 5 के एक लाइन की ट्रिक बता दी, आप जीवन में कभी समास नहीं भूलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने एग्जाम्पल दिया आपको तिराहा, तो तिराहा जिंदगी में आपको कभी कुछ हो जाएगा, आपको तिराहा याद रहेगा कि ट्रिक याद रहेगी, कुछ याद है कि संख्या मिले, बात खत्म हो गई। कुछ आ रहा समझ में? तो ऐसी जब चीजें आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं। इसके एग्जाम्पल ऐसे तिराहा, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज रट्टे हैं। अरे हैं यार, अब आपको मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, चलो लास्ट आओ, तत्पुरुष समास। लास्ट है तत्पुरुष समास, इसलिए तत्पुरुष से पहले मैंने कारक बता दिया आपको। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को जानने के लिए पीछे मैंने आपको कारक बताया हुआ है, याद है कारक, कर्ता ने कर्म को पीछे बता रहा था। तो सिंपल है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी तत्पुरुष में कोई मीनिंग निकले और उस मीनिंग में कोई कारक निकल जाए, वो तत्पुरुष होगा। एग्जाम्पल समझ में आएंगे, लिखिए पहले। अर्थ निकालते समय, एग्जाम्पल डेफिनेशन, अर्थ निकालते समय किसी कारक का पता चल जाए, अर्थ निकालते समय किसी कारक का पता चल जाए। समझ में आया? किसी कारक मतलब 6 कारक पीछे लिस्ट दी थी आपको, सिंपल है, बहुत एग्जांपल है यार, इसमें समझिए संस्कृत के हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है कृष्ण श्रितः, आप लिखिए कृष्णाश्रित। मैं एग्जांपल दे दूंगा, आपको समझ जाएंगे तुरंत। देखिए वर्ड है कृष्णाश्रित, तो लॉजिक इसका मीनिंग क्या निकला, कृष्ण पर आश्रित। कृष्ण पर, याद है मैंने बताया था, मे पर, 7 वाला याद आ रहा है कुछ अधिकरण, तो पर आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। अब आ रहा कुछ अभी 2-3 एग्जांपल से समझोगे। देखो धनहीन, क्या मतलब बना, धन से हीन, तो से की मीनिंग आ गई ऑटोमेटिकली, तो से कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। अब आ रहा कुछ समझ में,
और एग्जाम्पल बताइए। धन से है लेकिन ये है आपका। अब बोल देखिए क्या हुआ, विद्या युक्त, तो विद्या से युक्त तो क्या हो गया, अब आया समझ में। डन। इसकी एक ट्रिक आपको दे देता हूं मैं, वैसे सिंपली नहीं तो देखिए, विद्यालय क्या है ये, विद्या काल है, याद है, काकी के रारी रे, काम खत्म हो गया। अब आ रहा कुछ कुछ दिमाग में, तो अब आप लोग बताएंगे एक एक दो दो, सर ये हो सकता है मीनिंग। भावहीन, बिल्कुल सही, भाव से हीन, बिल्कुल सही बात है, भावहीन। और बताइए एग्जाम्पल, एक एक दो दो। और कोई से भी एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल आपको लगते हो बता सकते हैं, बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। शरण में आया हुआ, शरणार्थी हुआ, बिल्कुल सही। लिखते चले दो चार आपके एग्जाम्पल, और अपने अपने जरूर लिखिए, दूसरे के सुनिए और अपने भी कोशिश कीजिए, एक आध जरूर लिखिए। बोलिए। रोग मुक्त, अरे वेरी गुड, रोग से मुक्त, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो से हो गया, में हो गया, बहुत सारे हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली जो आईएएस और पीसीएस में आ रखे हैं मैं वो आपको बता देता हूं। स्टार लगाइए, लिखिए फॉर प्रीलिम्स, जो एग्जाम में आ रखे हैं वो मैं बता रहा हूं, आप मीनिंग खुद से निकल जाएंगे। यश प्राप्त, यश समझते हैं, यश आजकल के जो रील बनाते हैं वो यश के लिए, यश मतलब ना फेमस होना, यश, यश प्राप्त। दूसरा है, यश की मीनिंग क्या हुई, यश को प्राप्त हुआ, मीनिंग, ठीक। दूसरा है शोकाकुल, शोकाकुल लिख लेंगे, शो का कुल, शोक से आकुल, आकुल समझ गए, जिसके मतलब है जिसके अंदर शोक से आकुल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आंखों देखी, लास्ट ईयर का आईएएस का क्वेश्चन है, आंखों देखी, तो आंखों देखी क्या होगा, आंखों से देखी, आंखों द्वारा देखी, ठीक बात है। नेक्स्ट है गौशाला, गौशाला, गौशाला भी समझ गए होंगे, शाला, गाय के लिए शाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, गाय की शाला, गौशाला। नेक्स्ट शपथ पत्र, शपथ पत्र, शपथ पत्र बहुत कॉमन होते हैं। नेक्स्ट माखन चोर, फटाफट लिखिए, माखन चोर, ये सब आए हुए हैं एग्जाम्पल, कभी ना कभी, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएंगे। स्वर्ग प्राप्त, सशरीर कौन गया था स्वर्ग, बहुत फेमस क्वेश्चन है, युधिष्ठिर गए थे, ठीक है। सशरीर, ठीक है, डन। एक है गगनचुंबी, हो गया था, नहीं, गगनचुंबी, रसोई घर, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण के तत्पुरुष तो गए, करण बताइए, से वाला, कोई से वाले हो गए एग्जाम्पल, से वाले हो गए, संप्रदान वाला, के लिए वाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हो गया रसोई घर, अब आ रहा समझ में, ठीक। अपादान वाला, अपादान माने क्या मीनिंग निकलना चाहिए, अलग होना, सेपरेशन, तो अभी मैंने बोला रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो रोग अलग हो गया, मुक्त अलग हो गया ना भाई, भाई तुम रोग मुक्त हो गया मतलब रोग से सेपरेट हुए, तभी तो रोग मुक्त वर्ड आया, अब आया दिमाग में। इसी तरीके से कोई और वर्ड, क्या चीज, ऋण मुक्त, नशा मुक्त, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया। चलो ये हो गए तुम्हारे संबंध भी हो गए, काकी के वाले हो गए सारे, और अधिकरण में पर, बोलिए में पर में, हाँ कृष्णाश्रित, बिल्कुल, अच्छा हो गया था कृष्णाश्रित, ठीक है। वरना इसमें आया हुआ है आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप बीती पहले का आता था सीरियल DD1 पे, भूत प्रेत का सीरियल था, हंसी ज्यादा आती थी उसमें। और
लास्ट है कार्य कुशल। कार्य कुशल, तो कार्य कुशल क्या हुआ? कार्य में कुशल। छुट्टी, काम खत्म। ये आपके सोचो 10 नंबर का समास आज में आपने खत्म कर लिया। यही 10 नंबर का छुट्टी। यही आपको या तो समास पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा, इसकी ट्रिक्स पूछता है। लाइक ट्रिक मतलब जो मैंने एग्जांपल दे दिया। जनरली तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि इसमें से कौन सा समास है, मतलब निम्न में से कौन सा समास है। मैं एग्जांपल आपको